नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। एक के बाद एक विवाद ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को मझधार में ला खड़ा किया। इस भर्ती के करीब 37,000 पदों को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया। तो वहीं प्रश्न पत्र को लेकर टॉपर्स के गोलमाल तक इस भर्ती को कुछ लोगों द्वारा लटकाने का काम किया जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट की डबल बेंच से आज थोड़ी राहत मिली है, लेकिन काउंसलिंग के दिन से रुकी पड़ी इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि जो दोषी है उनको सजा दी जाए। इसमें हमारा क्या गुनाह, हमारा क्या कसूर, उन्हें सजा क्यों न मिले। जिन्होंने ईमानदारी से इस परीक्षा को पास किया उन्हें फल भी मिलना चाहिए, उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। आज इसी पर चर्चा होगी, बहस होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत है सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़े, इस पर चर्चा हो उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जो ईमानदारी से पढ़े उनके हाथ निराशा लगे और जो फर्जीवाड़ा करे वो नौकरी पाए। ये आखिर इसमें हमारा क्या गुनाह है, मेरा क्या गुनाह है सर? कुछ अराजक तत्वों की वजह से हमारी इस भर्ती को ज़्यादा दिन तक लटकाया न जाए। अतः हम लोग काफ़ी मेहनत और प्रयास के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी क्या गलती? हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके नंबर लाए हैं। आपको उनकी जांच करनी चाहिए जिन्होंने भ्रष्ट किया है। एक कहावत है कि करे कोई और भरे कोई। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में भी ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि चंद गुनहगारों के गुनाह ने इस भर्ती से जुड़े हजारों युवाओं के भविष्य को गर्दिश में डाल दिया। जिन नौजवानों के हाथों में नौकरी के नियुक्ति पत्र होने चाहिए थे, वो अभ्यर्थी अब अदालतों के आंगन में अपनी अर्जी लिए घूम रहे हैं। अपील करना चाहेंगे कि जो लोग इस वैकेंसी में धांधली करते पाए गए हैं, नकल करते पाए गए हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और बाकी जो प्रक्रिया चल रही थी वो सतत रूप से चलनी चाहिए, ताकि योग्य अभ्यर्थी हताश न हो। हम लोगों के हाथ बस निराशा लग रही है। इस पे सरकार को कुछ न कुछ उचित कदम हम लोगों के लिए उठाना चाहिए और हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस भर्ती को पूरी करनी चाहिए। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से लाखों लोगों के अरमान जुड़े हैं, हजारों परिवारों की उम्मीदें जुड़ी हैं, सरकार की प्राथमिकता जुड़ी है। लेकिन नक्कालों, जालसाजों और मक्कारों के साथ शिक्षा माफियाओं के मकर जालों ने इस भर्ती को भंवर में फंसा दिया है। एसटीएफ इस भर्ती की जांच कर रही है। पुलिस ने भी करीब 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अभी एक डायरी के पन्नों से गुनहगारों की परत उधेड़ने में लगी है। सुप्रीम कोर्ट में होल्ड पदों का मामला अटका है। हाई कोर्ट में तारीख पर तारीख लगी है। मामला राजभवन तक जा पहुंचा है। इन हालात में हताश और निराश हैं सूबे के हजारों हजार युवा। कड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत के बाद भी इनके हिस्से में बेरोजगारी की बेबसी ही आई। इनकी गुहार है कि गुनहगारों को कड़ी सजा दी जाए और 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरा किया जाए। इसमें जो दोषी है उनको सज़ा मिले और जो ईमानदारी से जो चयनित है, जो मेहनत करके जिनका चयन हुआ है, उनका ही चयन हो, उनको नौकरी दी जाए। बहरहाल इस 69,000 भर्ती की डगर ऐसी हो रही है कि भविष्य भी डगमगा रहा है। वही भर्ती पर मंडराते संकट के बादलों के बीच सवाल ये है कि समय से पारदर्शी जांच के जरिए दोषियों को कड़ा दंड दिया जाए, मेहनती और ईमानदार युवाओं को अदालत के आदेशानुसार नौकरी दी जाए। वैसे भी उंगली में इन्फेक्शन हो तो शरीर नहीं काटा जाता, एक पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी हो तो पूरा चुनाव रद्द नहीं किया जाता। इसलिए सवाल यही है कि पूरी भर्ती को रद्द न किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की एसटीएफ जांच कर रही है इस मामले की। वहीं तकरीबन 11 लोगों की गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई है। इस भर्ती का जो गुनहगार है उसे सजा मिलनी जरूरी भी है, लेकिन जो बेगुनाह है, जो ईमानदार है, उन्हें सजा नहीं, नौकरी मिलनी चाहिए। अब इस भर्ती के भंवर को समझने की कोशिश आज होगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज मिश्रा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उदयवीर सिंह एमएलसी समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं, शुभम सिंह सोमवंशी हमारे साथ बीटीसी चयनित हैं, शैलेंद्र प्रताप सिंह याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं, अजय कुमार सिंह शिक्षक नेता हमारे साथ हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आपसे 1 दिसंबर 2018 का वो दिन जब शासनादेश जारी हुआ था, तब से लेकर अब तक
अदालतों के आंगन में ही ये भर्ती झटके खा रही है। अभ्यर्थी परेशान हैं। तब से लेके अब तक बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई और आज ये भर्ती जहां खड़ी है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की डबल बेंच के निर्णय के बाद, मुझे लगता है इसके अलावा कोई दूसरा न्यायोचित रास्ता नहीं होगा कि इस पूरी सूची की जांच हो रही है, जांच पारदर्शी हो, समयबद्ध हो, जो दोषी हैं वो दंडित हो, जेल भेजिए, उन पर एनएसए लगाइए, पैसा देने वालों को भी जेल भेजिए, पैसा लेने वालों को भी जेल भेजिए, और जो जिनके दम पर पैसा लिया गया उनको भी ढूंढ के जेल भेजिए। मैं तो हुकूमत उत्तर प्रदेश से कहूंगा कि कोरोना के मामले में जैसा ट्रेसिंग हो रही है ना, ट्रेसिंग का एक फॉर्मूला, एक पाथ है, एक रास्ता है, वो ट्रेसिंग फॉर्मूला यहां लगाइए। एक ने 15 को संक्रमित किया, 15 ने 45 को, 45 ने 450 को, तो सबको ढूंढो, वो उस ढंग से जांच करिए। और अगर ये जांच बड़े लोगों तक भी जाए तो उनको भी जेल के भीतर भेजिए। लेकिन समयबद्ध हो जांच और पारदर्शी हो, जिस पर लोग को विश्वास हो। और मैं मानता हूं कि भर्तियों के मामले में उत्तर प्रदेश का जो भाग्य रहा है, वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में जितने भी सूबे हैं उनमें सबसे अभिशप्त भाग्य उत्तर प्रदेश का रहा है पिछले 1.5 दशक में, 2 दशक में। इसलिए भर्ती में जो लोग ईमानदार हैं, ये तो मैं मान नहीं सकता कि 1,40,000 39,000 जो भी बच्चे इसमें पास आउट हुए हैं, चयनित हुए हैं, वो सब चोर हैं, ये नहीं मैं मान सकता। और जो ऐसा कह रहे हैं मैं उनसे भी सहमत नहीं। सारे बेईमान, ये कैसी बात? ये हमारे घर के बच्चे हैं जो ईमानदार हैं, जिन्होंने परिश्रम किया है, आंखें पथरिया गई ये दिन देखने के लिए उत्तर प्रदेश की, कि शायद कुछ को चिट्ठी मिल जाए, कुछ मास्टर तैनात हो जाएं। अन्यथा हम तो यही आरटीआई में देखते रहे कि 1 लाख पद खाली, फिर 1,10,000 खाली, और अब स्थिति हो गई 2 लाख खाली। और भर्ती घूम रही चौराहे चौराहे। नहीं, मैं जानता हूं उस पर बहुत शार्प डिवीजन है उत्तर प्रदेश में। एक वर्ग है जो कह रहा है कि भर्ती पूरी निरस्त कर दो, एक झटके में सब खत्म कर दो। मैं उससे सहमत नहीं। लोकतंत्र में चुनाव से बड़ा कोई नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई अधिष्ठान नहीं। एक पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी होती है तो क्या पूरे देश का लोकसभा चुनाव रद्द कर देंगे? एक पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी हो या 4 पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी हो तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का पूरा चुनाव रद्द कर देंगे? आपको पता है चुनाव होने में कितने संसाधन झोंके जाते हैं? वो देश का पैसा है, लोगों का श्रम लगता है। यहां लाखों लोगों ने आंख फोड़ी है, पढ़ाई की है, घर के लोटा बर्तन बेचे हैं, तब ड्राफ्ट बनवा के उत्तर प्रदेश की ट्रेजरी में जमा किया है। और अचानक कोई उठे और कह दे कि जी नहीं वो रामलाल को शक है भर्ती पे, इसलिए भर्ती निरस्त कर दो। दूसरा कहने श्यामलाल को शक है, तो फिर वो रास्ता बताइए जिस रास्ते से आप ये गारंटी ले लो कि अब हमने ये रामबाण संजीवनी विद्या सीख ली है, अब हर भर्ती ऐसी होगी जिसमें अखिल उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ में एक भी आदमी को आपत्ति नहीं होगी, तो सब निरस्त कर दो। लेकिन ये रास्ता ठीक नहीं, ये रास्ता नैराश्य पैदा करेगा, प्रतिभा के साथ कुठाराघात हो जाएगा। फर्जी मास्टर पकड़े जा रहे हैं, फर्जी कागजों से करने वाले नौकरी जो लोग कर रहे हैं, 2-2, 4-4, 5-5, 8-8 साल से जो लोग उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, भगवान जाने उनकी नौकरी लगी कैसे, हम तो जानते हैं। लेकिन अब टीवी पर क्या कहें, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, कैसे नौकरी लगती थी।
और कैसे नौकरी चलती है ये भी हम जानते हैं बेसिक शिक्षा में, ये भी हम जानते हैं और जानते सब हैं, लेकिन टीवी पर बोलेंगे नहीं कोई। ये सच्चाई है, ये शर्मनाक सच्चाई है। उनमें से 18-20 मास्टर पकड़े गए हैं, कुछ बीएसए पकड़े गए हैं, कुछ तहसीलदार और लेखपाल जो भी इस टाइप के लोग थे वो भी पकड़े गए हैं। अच्छी बात है, पूरे उत्तर प्रदेश के कागज जांचो मास्टरों के, और जहां ये इस टाइप का गड़बड़ झाला मिले, अनामिका टाइप का कुछ मामला, सारे नटवर लाल नापो अच्छे पहले। लेकिन प्रतिभा को कुंठित नहीं होने देना चाहिए। श्रम लगा है, साधन लगे हैं, समय लगा है, प्रतीक्षा लगी है, प्राण फूंका है लोगों ने इसमें। हर भर्ती के लिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, हर भर्ती के लिए 4 मुकदमे वाले लोग ढूंढना कठिन काम नहीं है। सरकार किसी की हो, कोई भर्ती कराए, छोटे से छोटा आदमी 4 मुकदमेबाज ढूंढ लेगा, मुकदमा दायर कर देगा, तो हर भर्ती निरस्त होगी? तो उत्तर प्रदेश चलेगा कैसे? यह भी एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले मैं अजय कुमार सिंह के पास चलूंगा। यह उसी विभाग का रायता है जिस विभाग में अजय जी काम कर रहे हैं, बेसिक शिक्षा। आजा चलिए, अभी शायद कुछ तकनीकी समस्या है उनसे जुड़ा, मैं चलिए उनके पास बाद में आएंगे। शुभम सिंह सोमवंशी, आप अब आज डबल बेंच के निर्णय के बाद क्या चाहते हैं? 3 बातें बताइए जो आप चाहते हो कि सरकार या विभाग ऐसा करे। सर्वप्रथम सर, हम ये बताना चाहते हैं जी। कि जो ये भर्ती प्रक्रिया में 2 साल 2.5 साल की जो मानसिक प्रताड़ना है, ये अब पूरी तरह से खत्म हो जानी चाहिए। अब हमारे घर वाले, हमारे माता पिता, हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार अब हमसे ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जल्द से जल्द हम सब बेसिक में सहायक अध्यापक पद पर चयनित हो। सबसे बड़ा कारण यह है कि हर अभ्यर्थी एक समृद्ध परिवार से बिलोंग नहीं करता है। कोई किसान के घर से है, कोई किसी व्यापारी के घर से है। अब ये प्रताड़ना झेलते झेलते बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। हमारी सरकार से यह दरख्वास्त है कि आज डबल बेंच में सरकार के पक्ष में फैसला आया हुआ है। अब सरकार अपने अधिकारियों से बातचीत करके सुप्रीम कोर्ट में जो 37,000 पद रोक कर भर्ती करने की बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने की है, उस पे सरकार मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दायर करे और जल्द से जल्द वहां पर उस जो आदेश जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आया है उसमें करेक्शन करके आदेश पारित करके भर्ती प्रक्रिया को जल्दी से सुचारू रूप से आगे चलाएं। ठीक शुभम बाबू, एक चीज ये समझ लो, लोग कहते हैं, मनोज जी और उदयवीर जी के संज्ञान के लिए एक टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन उनके पास आऊंगा बाद में, पहले शिवेंद्र के पास चलूंगा। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को लोग कहते हैं ये कम समझदार हैं। उनका ज्ञान देखिए हाई कोर्ट के वकील के बराबर है। मॉडिफिकेशन रिव्यू पिटीशन, आईपीएल, पीआईएल, जितना अमिताभ अग्निहोत्री नहीं जानते उतना सभी बच्चे जानते हैं। ये आधे वकील हो गए आप ही लोगों की कृपा से, आप ही लोगों की कृपा से ये आधे वकील हो गए। अगर वकील ना मिले तो खुद ही मुकदमा लड़ लें, उतने समझदार हो गए। शिवेंद्र प्रताप सिंह, जितनों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा रोक लीजिए सीटें, जी सर, उसके बाद की सीटें जो बची उन पर डबल बेंच ने स्टे हटा दिया, ठीक। और उसने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार आगे प्रोसीड करे। जी, इस निर्णय पर आप क्या कहना चाहेंगे भाई, आपका पक्ष क्या है? जी, सर, हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि जितने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
37,000 पदों को रिजर्व करने का आदेश दिया है, परंतु इस बारे में जिस पक्ष जो डायरेक्शन के लिए जो पक्ष गया था वह केवल अनुमान के आधार पर उन्होंने कहा कि 37,000 पद रिजर्व कर दीजिए, क्योंकि 45,000 शिक्षा मित्र अपीयर हुए हैं। उनके पास इस बात के कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि वो 37,000 के 37,000 शिक्षा मित्र 40-45 पर भी सफल हो जाएंगे। केवल अनुमान के आधार पर अगर पद होल्ड करने की बात है तो सर कल कोई डायरेक्शन के लिए यह भी जा सकता है कि बाकी बचे 40,000 पद और रिजर्व कर दिए जाए। अतः सरकार से हम लोगों की यही दरखास्त है कि जल्द से जल्द मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल करी जाए और सरकारी अधिवक्ता पैनल जो है सर वहां पर केवल एक अधिवक्ता उपस्थित रहता है और विपक्ष की तरफ से जो भर्ती फंसाना चाहते हैं वो 10-10, 12-12 अधिवक्ताओं के पैनल खड़ा कर देते हैं। अतः हमारी सरकार से करबद्ध प्रार्थना है कि जो सरकार का अधिवक्ता पैनल है उसमें भी एटलीस्ट 2 से 3 अधिवक्ता जो सीनियर अधिवक्ता है वो उपस्थित रहे और अभ्यर्थियों का और सरकार का पक्ष मजबूती से रखें, जिससे जो न्यायालय को गुमराह किया जाता है कि 37,000 पद पे जो समस्त शिक्षा मित्र अपीयर हैं सारे के सारे पास हो जाएंगे, उसके संबंध में बिना किसी आधार के कोई निर्णय ना लिया जाए और कोर्ट जब गुमराह नहीं होगी तो वो स्पष्ट फैसला देगी। क्योंकि जब पहली सुनवाई में तुषार मेहता सर उपस्थित थे तो न्यायालय में स्टे नहीं हुआ, न पद होल्ड हुए, लेकिन दूसरी सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल सर अनुपस्थित थे, केवल डबल एजी थी और वो लगातार डेट मांग रही थी कि 6 को सरकार काउंटर देगी। अतः उसी को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पद होल्ड कर दिया है। जी ठीक है, ठीक है। अजय कुमार जी, जिस सीढ़ी पर ये सब लोग फंसे हैं आप उस सीढ़ी को पार कर गए और आप वहां पहुंच गए जहां पहुंचना चाहिए, लेकिन बेसिक शिक्षा का जो रायता पिछले 2 दशक से उत्तर प्रदेश में फैला, जाने कितनी सरकारें उस रायते में रपट गईं, कितने मंत्री शहीद हो गए, कितने अधिकारी शहीद हो गए, कितने बीएसए करोड़पति हो गए, कितने प्रधान संपन्न हो गए इसी बेसिक शिक्षा के चलते, भगवान का आशीर्वाद लेके। नहीं, इस भर्ती का जो भंवर है इस पर आप कुछ सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो भाई, बताओ जरा। देखिए, भर्ती का भंवर एक ऐसा भंवर है जिसने उत्तर प्रदेश में सिर्फ ऐसा नहीं है कि शिक्षक भर्ती से सिर्फ जो शिक्षक हैं या होने वाले शिक्षक प्रभावित हैं, इस भर्ती से वास्तव में इस देश उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का अभिभावक और वो बच्चे जो उन विद्यालयों में पढ़ने वाले हैं वो भी प्रभावित हैं। आज अगर हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल असफल हो रहे हैं तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि विद्यालयों में शिक्षक नहीं पहुंच पा रहे हैं और हम शिक्षक भर्ती के भंवर में फंसे हुए हैं। शिक्षक भर्ती का भंवर साफ होना चाहिए। हम लोग को जिंदगी भर इसी तरह नहीं चलना चाहिए। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो हम रोज यही राग अलापें कि हाँ साहब ये करप्शन है, कोई आए एक मुद्दा उठा दे और ये कह दे कि साहब ये भर्ती यहाँ गड़बड़ है, ये नटवर लाल यहाँ है, ये नहीं होना चाहिए। भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने तमाम अपने निर्देशों और आदेशों से स्पष्ट किया है कि किस तरह जानी चाहिए। सरकार पूरी तरह प्रयत्नशील है और सरकार ने अपने मजबूत इरादों से इस भर्ती को पूरा कराया है। यहाँ तक कि जितने नटवर लाल निकले वो आज जेल में हैं। अजय जी, ठीक है, कोई भी हो, मेरा मानना यह है कि भर्ती पूरी होनी चाहिए और किसी हालत में शिक्षक जो है विद्यालयों तक पहुंचना चाहिए। अब मैं राजनीतिक लोगों के पास चलूं उससे पहले एक टिप्पणी कर दूं। अजय भाई उससे जरूर उसके मतलब प्रथम दृष्टया गवाह होंगे, हालांकि टीवी पे उनका बोलना ठीक नहीं होगा, मैं तो बोल दूंगा। अच्छा, सुनने में ऐसा भी आता है अजय जी कि स्कूल ना आने पर तनख्वाह लेने का अगर ऑप्शन लेना है तो उसके लिए बीएसए अलग से एक रेट लिस्ट रखते हैं, ऐसा लोग बताते हैं जो मास्टर हैं। नहीं, ग्रामीण इलाकों में ये भी चल रहा है मामला, ऐसा लोग ऐप आई है जो इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रेरणा तो ऐप का ही तो विरोध कर रहे थे आप लोग शिक्षकों को। अरे भाई, जब मैंने ऐप का समर्थन किया तो आप लोग विरोध कर रहे थे। आप बोले इससे निजता का हनन होगा, चुप तनख्वाह लेने दो, ऐप में मत डालो। नहीं, कोई निजता का हनन नहीं है भाई, कहा गया था मालिक। आज हर शिक्षक अपने विद्यालय में उपस्थित होना। जी, उस वक्त बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने कहा था ये क्या नया बखेड़ा ले आई योगी सरकार, ऐप क्यों लाना चाहती है हाजिरी के लिए, हम फोटो क्यों दिखाएं। उसके पीछे का कारण मुझे पता था कि क्यों बचना चाहते हैं। कह रहे थे आप जो टीचर हैं उनको अपनी शक्ल दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम उपस्थित हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है अगर हमारी शक्ल दुनिया देख ले।
यही हम समस्या टीचर है हैं तो हम अपने महाराज। विद्यालय में ठीक हैं, है, हमारी उपस्थिति लग रही है ठीक और है। आज आधुनिक हो गया है। ठीक है जी जी। ठीक है। जी। उदयवीर जी, जी जी व्यास। जैसे कहते हैं ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, मैं मानता हूं आप भारत पाकिस्तान पर अच्छी डिबेट कर सकते हैं, भारत यूएस रिलेशंस पर अच्छी डिबेट कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे, इवन कोविड-19 पर एक अच्छी डिबेट कर सकते हैं, उसका कोई समाधान निकाल सकते हैं बहस में। लेकिन उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के उलझे हुए तारों को नहीं सुलझा सकते। 20 साल से तो मैं ही कोशिश कर रहा हूं, कुछ समझ ही नहीं पाता। जितना नीचे जाता हूं खोजने, उतने 2 फुट और दलदल में अंदर चला जाता हूं। जाने कितनी राजाज्ञाएं आ गई, कितने आज्ञाएं आ गई, कौन कौन से कोर्ट लग रहा है कि आधा हिंद के उत्तर प्रदेश की जुडिशरी की 70% ऊर्जा केवल इसी में लग रही है। बीपीएड, बीएलडी, एलडी, पीएलडी, बीएड, सीएड, सीसीटी, ईईटी, टीईटी, जान गुणांक, भारांक, मूलांक, प्राप्तांक, कौन कौन से बवाल नहीं है इसमें। इनको समझने के लिए भी मेरे ख्याल से बार काउंसिल पूरी लगा दो तो नहीं समझ पाए। अब ये नया बखेड़ा क्या किया जाए भाई, आपकी समझ क्या कहती है उदयवीर जी? अमिताभ जी, जी, जो अभ्यर्थी हैं उनमें भी अलग अलग वर्ग हैं जी, जिनके अपने अपने क्लेम हैं। हाँ, परिश्रम किया है, परिवार के संसाधनों को परिवार वालों ने समझौता करके, उन सारी बातों को मैं मानता हूं और मैं पूरी सहानुभूति रखता हूं। लेकिन मेरा मानना यह है कि व्यक्तिगत बातों से ज़्यादा हम लोग संगठन, जो संस्था है और जो प्रक्रिया है, उसकी पारदर्शिता और उसकी एक रूपता सुनिश्चित कर देंगे। सिलेक्शन तो फिर भी 69,000 का ही होगा, 69,000 ही होंगे, लेकिन एक संतोष रहेगा कि कोई सेलेक्ट हुआ तो क्यों हुआ और मैं नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि यह कहना, यह सच है कि एक बूथ पे अगर बेईमानी हुई तो एक बूथ का चुनाव कैंसिल होता है, लेकिन यह तो तय करना पड़ेगा किसी जांच में कि बूथ पे कब्जा हुआ या मशीनी गड़बड़ थी। एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस तमाम लोगों को पकड़ के ये कह रही है कि इन लोगों ने बेईमानी करके नौकरी प्राप्त की, ठीक है, जेल भेज दिया, ठीक है, और उसमें नाम भी आ गए। एक तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके बहुत करीबी, जो अभी जेल से दूसरी भर्ती की बेईमानी में छूटे थे, इसमें भी उनका नाम आ गया जी, मंत्री जी या विधायक जी के पीएस क्या हैं वो। और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि इनको प्रक्रिया चलने दीजिए। मेरा कहना यह है कि सरकार को पहले यह तय करना पड़ेगा कि भर्ती जो बेईमानी हुई वो कुछ सेंटरों पे हुई, कुछ व्यक्तियों ने की और किस प्रक्रिया से की। दूसरा, अमिताभ जी, मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं एसटीएफ की जांच से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि पिछले 3 सालों में, 3.5 सालों में जितनी भी भर्तियों में बेईमानी हुई वो सारी जांचें एसटीएफ को दी गई। 3.5 साल से एक ही व्यक्ति एसटीएफ का आईजी है जिसकी अपनी बहुत सारी चर्चाएं, अपराधियों से संलिप्तता और वो मामले मीडिया में बार बार आते रहे हैं। और मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि कोई केस हाई कोर्ट में हो, एक सुप्रीम कोर्ट में हो। सरकार को चाहिए कि एक रिक्वेस्ट करे, इन भर्तियों पे कोई जुडिशियल इंक्वायरी एक हो जहां सारे मामले क्लब कर दिए जाएं और इस पे एक निष्कर्ष निकल जाए। जिन लोगों ने ईमानदारी से परीक्षा दी है उन लोगों से हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जिन्होंने बेईमानी की है, जिन्होंने कराई है, जिन्होंने उनकी मदद की है, उन लोगों को बुक्स में लाना चाहिए। ठीक बात है। इसलिए जी, बिल्कुल ठीक बात है। पारदर्शी और एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि जो प्रक्रिया में बेईमानी हुई वो आगे कम से कम ना हो पाए। तब सरकार ही कहती है कि बेईमानी हुई, सरकार ही कहती है प्रक्रिया चलने दो। ठीक, उदयवीर जी, सरकार ये तो बता दे मैं मनोज मिश्रा, क्या रहे। ठीक है, मैं मनोज मिश्रा के पास चलूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा, उदयवीर भाई ने अच्छी बातें कही, लेकिन एक बात मैं उनसे कहूंगा, पिछले 20 वर्षों में उत्तर प्रदेश में चपरासी से लेके, भर्ती छोड़ो,
जो डायरेक्ट मनोनयन होते जिनमें कोई भर्ती का नॉर्म नहीं, इवन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरीज जिस पर बवाले जान नहीं हुआ, मैं नाम लेके बता दूंगा। 20 साल से तो मेरे पास प्रतिवेदन आते हैं जब कोई भर्ती हो जाती है, कोई अपॉइंटमेंट हो जाता है, वो हमको लोग भेजते हैं, भैया देखो ये इसलिए बने, इनके चाचा का नाम ये है और मौसा उस गांव के रहने वाले हैं, और फोटो, दस्तावेज, और मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट। क्या पूरा शासन डिफंक्ट कर दें? लोग कहते भाई अखंड प्रताप क्यों बने थे चीफ सेक्रेटरी, नीरा यादव क्यों बनी, एक सज्जन जेल गए वो नियुक्ति सचिव क्यों रहे, ये सब रहा। मैंने कहा जब हवा की हवा खराब है, उधर भी भाई एक मिनट, जब हवा की हवा खराब है तो इसी गांव से तो लोग ढूंढोगे कि जापान से लाओगे। और दूसरा, मान लीजिए कोई भर्ती हम भगवान ऐसा कहेंगे वे हरिश्चंद्र जी आके कराएंगे ये भर्ती, वो इसके कंट्रोलर होंगे, फिर भी 4 लड़के ढूंढना किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल नहीं जो गुणांक, भारांक, मूलांक, क्षैतिज आरक्षण और गैर क्षैतिज आरक्षण को लेके मुकदमा न कर दे। ड्राफ्ट तैयार है, वकील तैयार है, पर प्रिंट आउट मारना है। झेलो, अनंत काल तक बच्चे खाली रहेंगे क्योंकि भर्तियां मुकदमे में रहेंगी। कोई रास्ता तय करना होगा, कोई बड़ा निर्णय लेना होगा। यह कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं चलेगा। मनोज जी, मेरा प्रश्न ये, जिन्होंने ईमानदार, जिन्होंने चोरी की, चपाड़ी की, गलत किया, उनको लैंप पोस्ट पर लटका फांसी दो। जिन्होंने भर्ती में गड़बड़ घोटाले का रैकेट संचालित किया, उनके लिए बोल रहा हूं। जो बच्चों ने प्रलोभन में उनको पैसा दिया, उनको जेल में डालो, वो भी आज सबक सीखें। लेकिन जिन्होंने ईमानदारी से अपनी कुठरिया में बैठ के किताब पढ़ी और इम्तिहान दिया और पास हुए, वो भी लटक जाएं और फिर एक नया सिलसिला A to Z, फिर बैक टू स्क्वायर वन, फिर अनुज्ञा जारी होगी, फिर दैनिक जागरण में विज्ञापन छपेगा, फिर सेंटर अलॉट होंगे। यही करते रहेंगे क्या पूरे जीवन भर उत्तर प्रदेश में? 2.25 लाख से ज्यादा पद खाली हैं स्कूलों में, पढ़ाई कैसे हो जाएगी? मनोज जी। जी अमिताभ जी, जी आपको, आपका जो विषय है, और मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूं, आपको फॉलो करता हूं, ये जनता में बहुत लोकप्रिय विषय है, जनता उससे संबंधित है। उसका एक कारण बताओ जी। उसका एक जी बोलिए मनोज जी, आ रही आवाज? फोन कर अजय जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है, अभी दोबारा से जुड़ेंगे मनोज जी। आजकल ये तकनीकी दिक्कत भी बहुत हो गई, कोरोना के चलते सबका मूवमेंट बाधित है। मैं तब तक एक सवाल अजय जी से और ले लूं। जी जी अजय जी, जी भाई साहब, ये जी इसकी गारंटी कैसे हो सकती है कि, क्योंकि पिछले 20 वर्षों का अनुभव तो मेरे पास है, बिना गूगल देखे 20 वर्ष में हर भर्ती पर शिकायत आई है, हर भर्ती पर। मायावती जी थी, मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर रहे, राजनाथ बाबू रहे, कल्याण सिंह जी रहे, उसके बाद फिर अखिलेश जी आए। कोई भर्ती ऐसी नहीं हुई जिस पर बवाले जान नहीं हुआ। अगर मनोज जी तक आवाज चली गई हो तो मनोज जी कंटिन्यू करें। जी सही है। जी अमिताभ जी, आपको देखते हुए मैंने भी आज एक पोस्ट डाली और जिसमें ये विषय रखा जी लोगों के सामने फेसबुक पर कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है 69,000 भर्ती को लेकर। तो आप देख लीजिएगा बाद में जाके कि ज्यादातर लोगों की जो भर्ती से जुड़े लोग हैं, वो चाहे छात्र हो, उनके अभिभावक हो या उनके शुभचिंतक हो, सबकी भावना ये है कि भर्ती शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होनी चाहिए, जो आपने अपने शो में कहा। पहली चीज। दूसरी चीज, आप अगर देख रहे होंगे तो आपने कहा भी है अपने शब्दों में कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी भर्ती हो, लेकिन जो 2 स्टे आ गए, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच का, लखनऊ का, और एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो इनसे भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई। हमने पिछली बार भी आपसे कहा था, आपके ही चैनल पर कहा था कि जो माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच का निर्णय है उसको हम चुनौती देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार ने यह निर्णय किया है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फंसा हुआ है मामला,
उस पर भी पुनर्विचार याचिका या संशोधन याचिका जो भी कहते हो उसको दायर किया जाएगा और उस पर जल्दी से जल्दी निर्णय लेने की कोशिश की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार का यह प्रथम लक्ष्य है कि 69,000 चयनित छात्रों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिले और इसके लिए हम युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। एक चीज मुझे कहनी है, तीसरी चीज मैं कहूंगा जो उदयवीर जी ने कहा, मैं उदयवीर जी से कहता हूं कि इनकी सरकार में इनके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव जी भ्रष्टाचार के कारण माननीय न्यायालय के निर्देश पर हटाए गए और एक भी भर्ती बोर्ड आयोग ऐसा नहीं था इनके सरकार में जो भ्रष्टाचार के आरोप में ना हटाए गए हो या जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे। ये गवाह है, इतिहास गवाह है, ये इतिहास गवाह है, अखबारों में दर्ज है, टीवी पर चला है, चैनलों में है। और ये ऐसे लोग पीसीएस बन गए जिन्होंने परीक्षा तक नहीं दी थी। आप देखिए 4,000 भर्ती शिक्षक लगभग पकड़े गए, बेसिक शिक्षक, जब वो ऐप बना प्रेरणा का और जो मानव संपदा पोर्टल बना, जी 4,000 लोग पकड़े गए जो फर्जी शिक्षक थे जिनकी नौकरियां चली गई हैं और इस बात के प्रमाण है वो इन्हीं की सरकार की देन थे। तो पहले आपको आचरण अच्छा सिद्ध करना पड़ेगा। अब समाजवादी पार्टी और विपक्ष का पूरा एक लक्ष्य है कि जो 69,000 भर्तियां और जो श्रेय मिलने वाला योगी सरकार को नौकरी देने का उस पर रंगा डालो। तो ये सीधा तो कह नहीं सकते कि 69,000 भर्तियों को रद्द कर दो, ये किसी न किसी तरीके से उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। और मनोज जी, उदयवीर सिंह जी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। उदयवीर जी, मैं सर ये कहना चाहता हूं कि मनोज जी को तथ्यों का बिल्कुल पता नहीं है। जो बिल्कुल मुझे अच्छी तरह पता है, आपको ध्यान हो अनिल यादव क्यों हटे थे, उसकी मुहिम भारतीय जनता पार्टी ने चलाई थी। मैंने आपको टोका नहीं, सुन लीजिए। नहीं, मैंने आपको भाई मनोज जी उनकी बात सुन लो। मैंने आपको टोका नहीं, सुन लीजिए पहले बात, फिर जवाब देना। और इन लोगों ने चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फर्जी लोक सेवा आयोग का रिजल्ट बना के कि एक ही भर्ती में 59 यादव एसडीएम बना दिए गए, पूरा प्रचार किया। तो ये दुष्प्रचार करते हैं, आज भी कर रहे हैं। आज भी इस भर्ती में कोई समाजवादी पार्टी के आदमी ने न मुकदमा किया, न हमने कोई बात शुरू की। इनके लोगों ने गिरफ्तारी करी, इनके लोगों ने आरोप लगाया, इन्हीं के लोग कोर्ट में केस करते हैं और यही हम पे आरोप लगाते हैं। अरे हम तो विपक्ष में हैं, हमने अपनी सरकार में मेरिट के आधार पर भर्ती की थी। अगर किसी आदमी ने फ्रॉड करके अगर कागज गलत लगाए हैं तो वो अकेला ही जिम्मेदार है, बाकी लोगों के कागज की सत्यापन हो सकता है और आज 5 साल बाद भी कर सकते हैं। अगर मनोज जी समाजवादी पार्टी की सरकार में गलत कागज लगा के खुद फंस जाए तो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, 10 साल बाद भी पकड़े जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप ऐसी प्रक्रिया बनाइए जिससे अभ्यर्थियों को लगे कि हमने इतनी मेहनत की, मैंने ये रिजल्ट अच्छा किया, मैंने खराब किया। अब हाँ मनोज जी 150 में से 140 नंबर, उदयवीर सिंह, मनोज समाजवादी पार्टी के लोगों ने कराया है क्या? उदयवीर, आपकी पार्टी का नेता उसमें शामिल है? आगे रुको भाई, अरे चंद्रमोहन, अरे शुभम सिंह रुको जी। मनोज जी जल्दी से कहिए, पर मैं बाकी मेहमानों से थोड़ा बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ उदयवीर जी से कि जो भर्ती की प्रक्रिया थी और जो गलत चयनित अभ्यर्थी हुए थे उस समय, उसकी लिस्ट इंडिया टुडे जैसी प्रतिष्ठित मैगजीन ने छापी थी, सारे अखबारों में छपी थी। ये मनोज मिश्रा नहीं कह रहे ना, मैंने खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते साक्ष्यों के आधार पर छात्र प्रतियोगी संरक्षण के आधार पर इन पर आरोप लगाए थे और वो आरोप सत्य सिद्ध हुए थे। आप सत्य हुए थे, आप बताइए कि अनिल यादव हटे थे कि नहीं हटे थे, भ्रष्टाचार के मामले में हटे थे कि नहीं हटे थे। मैं दोनों को रोकूंगा, छोड़ो अनिल यादव को छोड़ो, और उस संस्था से कैसे ईमानदारी के मनोज मिश्रा जी रुको, उदयवीर जी रुको भाई रुको। भर्तियों में केवल एक ही जाति के लोग होते थे और उन जाति के भी स्पेसिफिकेशन थे कि वही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होंगे। और एक निश्चित क्षेत्र कभी एक ही जात के नहीं होते थे, कभी एक बिल्कुल असत्य, कभी एक जात के नहीं होते थे। यहाँ भी युद्ध हो गया, बच्चे क्या करें, लोग चला रहे हैं पूरी सरकार को। जिनको सूबा चलाना है वो युद्ध में है, बच्चे क्या करेंगे। ठीक है, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, मनोज मिश्रा आपको भी रोकूंगा, उदयवीर सिंह आपको भी रोकूंगा, मैं अजय कुमार सिंह के पास चलूंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी बात उठ गई, बड़ा रोचक नाम मनोज मिश्रा ने ले दिया, अनिल यादव। अनिल यादव का चयन, ठीक है आ रहा हूं अजय आ रहा हूं आपको। अनिल यादव का चयन एक गलत निर्णय था जी। और इस बात की जानकारी मुझे जब हुई तो मैं भी उस बात से सहमत हुआ। वह
एक महत्वपूर्ण राजनेता की सिफारिश पर उस पद पर आसीन किए गए थे। उस बाद में समाजवादी पार्टी को ये समझ आ गया कि यह निर्णय गलत था, और कम से कम सर्वोच्च स्तर पर यह बात महसूस की गई कि हाँ, वो चयन गलत था। अजय कुमार सिंह, लेकिन उस वक्त वो सिफारिश इतनी महत्वपूर्ण थी कि वो सिफारिश टाली नहीं जा पाई। छोड़ दीजिए उस विषय को, इतना ही कहूंगा। अजय कुमार सिंह, मसला ये है कई हजार मास्टर ऐसे पकड़े गए जिनसे पैसा वसूली हो रही है। कोई 4 जगह नौकरी कर रहा, कोई 2 जगह को फलाना। ये ऐप तो मैं कह रहा हूं इतना बड़ा तावीज है, जंतर मंतर है, ये तो हमेशा रहना चाहिए जी। लेकिन इसका भी बड़ा बायबेला बचा। बोले भाई ये तो सरकार ने, हाँ, हिटलर शाही कर रही सरकार, जेल बना रही है स्कूल को। मैं आपको एक बात बताता हूं, उसकी गवाही में हाँ या ना बोलिएगा। 10-12 साल पहले की बात है, हमारे एक मित्र की बिटिया सेलेक्ट हो गई, इसमें बेसिक शिक्षा में टीचर हो गई, ठीक। उसके पति की ट्रांसफर हो गया बंगलौर। वो बंगलौर रहती थी, 2 महीने 3 महीने में एक बार आती थी, सब व्यवस्था दस्तखत कर जाती थी। मैंने पूछा बच्चा कैसे चल रहा है, तब उसने मुझे पूरा किस्सा बताया कि ये है ट्रांजैक्शन। ये सच्चाई मैंने जो अनुभव की वो बता दी भाई। अजय कुमार सिंह, आपने जो सच्चाई अनुभव की वही सच है। इतना भ्रष्टाचार हुआ है इन भर्तियों में, और भर्तियों के बाद जो अनिल यादव का नाम ले रहे हैं आप, वो तो सरकारी, सबसे बड़ा सरकारी नटवरलाल भ्रष्टाचार में दिखा, जिसने जो है पूरे सिस्टम को करप्ट कर दिया। मेरा मानना है कि आज सरकार ईमानदारी से भर्ती करा रही है और ईमानदारी से इन शिक्षकों को विद्यालय तक पहुंचा रही है। आज सरकार की जिम्मेदारी ये तो है ही कि बच्चे स्कूल तक पहुंचे, उससे ज्यादा ये है कि मास्टर भी स्कूल पहुंचे और सही असली वाला मास्टर स्कूल पहुंचे। ऐसा ना हो कि असली वाला मास्टर घर पे है और एक नकली वाला मास्टर 1500 लेके जा रहा है, वहां पर झाड़ू पोछा करा रहा है, सफाई करा रहा है। तो सरकार अपना काम कर रही है, जिसके परिणाम दिख रहे हैं। 69,000 भर्ती जो है, ये भर्ती कोई 2-4 महीने में नहीं, सालों की प्रक्रिया से गुजरने के बाद। और आप जानिए, आप गवाह हैं इस बात के कि जिस दिन विज्ञापन आता है और जब तक परिणाम आता है तब तक लोग कोर्ट भागते रहते हैं। हम अभी हमारे एमएलसी साहब ने कह दिया कि हमें एसटीएफ पर विश्वास नहीं। अरे, हम एसटीएफ पे विश्वास न करें, पुलिस पर विश्वास न करें, अपनी संस्थाओं पर न विश्वास करें, तो फिर विश्वास किस पर है आपको? हमको अपनी संस्थाओं पर विश्वास करना होगा और सरकार को बिना किसी आरोप प्रत्यारोप को सुने सरकार को ईमानदारी से शिक्षकों की भर्ती करनी होगी। शिक्षकों का विद्यालय जाना इतना ही जरूरी है जिससे हमारे बच्चे पढ़ सकें। ठीक बात अजय भाई, अजय भाई ठीक है, मैं रोकूंगा। मैं दोनों नौजवानों के पास चलूंगा। उससे पहले एक बात और कह दूं, मैं तो उतनी बात कहता हूं जितना मैंने खुद जीवन में देखा है अपनी आंखों से। गूगल ना मुझे समझ आए ना मैं बोलूं। 2013 में एक दूसरे चैनल पर था, मनोज जी भी परिचित हैं, उदयवीर भाई परिचित हैं। एक प्रदेश भर में रैंडम स्ट्रिंग कराया मैंने स्कूल का, टीचर्स का। इतना शर्मनाक था वो दृश्य, आज भी मुझे यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप देखेंगे तो, है ना। वो तो मतलब करोड़ों बार देखा गया। जनवरी की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे थे, 45,000 रुपया नगद आ रहा था खाते में, जनवरी की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे थे। अमिताभ जी, मैं एक बात कहूंगा, भारत की राजधानी नहीं बता पा रहे थे, आशीर्वाद नहीं लिख पा रहे थे। अमिताभ जी, मैं इस बात पर एक बात आपसे कहूंगा जी। देखिए अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश का बेसिक का टीचर उत्तर प्रदेश की सबसे क्रीमी लेयर का टीचर है। ये वो बच्चे हैं जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और वास्तव में इनसे जो है ज्ञानी टीचर आपको प्रदेश के किसी प्रदेश में नहीं मिलेंगे। सहमत हूं। सबसे क्रीमी लेयर जो युवाओं की है वो इस वक्त बेसिक टीचर का है, और पीएचडी तक के बच्चे। मैं तो 2013 में, आप देखो अजय जी मुझसे मत जानो, एक मिनट, मैंने जो 2013 में स्ट्रिंग कराया उसका परिणाम बताया, यूट्यूब पर पड़ा, उसको देख लीजिए, ठीक है ना। स्कूल में ही जाके स्ट्रिंग हुआ था, कैमरे पर शूट हुआ था। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आखिर वाला नहीं रहा होगा।
कहीं ना कहीं से तो आया होगा वो ना। असली नहीं रहा होगा, नकली रहा होगा कोई असली टीचर की जगह पे। अरे भाई मैंने 50 जगह से कराया था, इसका मतलब नकलियों के लिए गेट तो खुला था। मैं सहमत हूं उस बात से। योग्यता का सम्मान होना चाहिए, खुले थे। वही समस्या है। शुभम बहुत संक्षेप में कहिए, बहुत संक्षेप में कहिए, आप आज जिस मोड़ पर खड़े हैं इस भर्ती का भविष्य आपको क्या दिखाई देता है? एक और दूसरा एक रास्ता होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने पदों को होल्ड करने के लिए कहा है उतनों को होल्ड करके शेष जो पद हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया कर दी जाए, वो आप लोगों को स्वीकार है? क्योंकि वो रास्ता अभी फिर लंबा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन जाए। और जैसा शिवेंद्र कह रहे थे कि उस पर भी जिरह करो कि 37,000 क्यों, कि 42,000 क्यों, कि 40,000 क्यों, कौन सी मेथोडोलॉजी है, वैज्ञानिकों को बुलाओ। फिर तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, पढ़ने दो डेट पे डेट। जी अमिताभ जी जी मैं उत्तर दूं आपको? नहीं, आप ये कहना चाहते हैं 37,000 पदों को होल्ड करके भर्ती करना असंभव है। अच्छा सर, असंभव है। अब ये सर हम कहना चाहते हैं सरकार जो है भर्ती जब भी पूरी करे तो जो उसने चयनित लिस्ट बनाई है 67,867 की प्रक्रिया उसी पे ही समाप्त हो। और सर हम ये कहना चाहते हैं कि अन्य किसी राजनीतिक पार्टी को इस भर्ती में इस तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि भर्ती रद्द हो जाए। उनको ये नहीं पता है कि हर एक आम अभ्यर्थी किस तरह से 10 घंटे 12 घंटे एक रूम में 6-6 लोग रह करके किस तरह से पढ़ाई करके इस भर्ती को उत्तीर्ण किया है और इस सरकार द्वारा लगाए गए मानक जो उत्तीर्णांक है उसको पास किया है। उसके बावजूद सिंगल बेंच डबल बेंच में अन्य बड़े बड़े सीनियर वकीलों को पैसा दिया है, अपने घर से गेहूं बेचकर, चावल बेचकर, अनाज बेचकर। वो हम ये चाहते हैं कि सर ये इसी भर्ती की बात नहीं है, हर भर्ती में अभ्यर्थी पहले मेहनत करके अपनी पढ़ाई करे, उसके बाद कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए, उसके बाद क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाए। ठीक है, अंत में अगर उसका चयन नहीं होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है शिवेंद्र प्रताप, वही सवाल आप। अंत में सर हमको कुछ गलत कदम उठाना पड़ता है, हम जैसे अभ्यर्थियों को। अरे रुकिए भाई, गलत कदम से कुछ नहीं मिलता जीवन में। आशान्वित रहिए, सकारात्मक रहिए, संघर्ष करिए, गलत कदम से कुछ नहीं मिलता। अभी आपकी उम्र ही कितनी जो आप गलत कदम की बात कर रहे हैं, ये सब मत सोचिए बेटा। कहते शिवेंद्र वही सवाल, सुप्रीम कोर्ट से वो 37,000 अभ्यर्थी जो हैं वो विवश हो जाते हैं ना। अरे रुको भाई, विवश हो जाते हैं? आपकी लड़ाई लड़ तो रहे हैं, और आप लड़ सकते तो आप ही लड़ लीजिए, फिर हम पीछे हो जाएं। शिवेंद्र प्रताप, 37,000 सीट जो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड करने को कहा, अगर उनको भी मुक्त कराया जाए और फिर सबका एक साथ निस्तारण हो, इस प्रक्रिया में समय भी लग सकता है। और इस प्रक्रिया के समय लगने में हो सकता है तब तक हाई कोर्ट में 2-4 मुकदमे और हो जाएं गुणांक, भारांक, प्राप्तांक के। तब क्या करिएगा? हो सकता है कई वकीलों ने टाइपिस्ट बैठाल भी दिया हो कि बेटा तैयार करो पिटीशन, फिर सिंगल बेंच, डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, खंडपीठ, महाखंडपीठ, संविधान पीठ। तब तक आप लोग आउट ऑफ आपके लोगों की उम्र बीत जाएगी बेटा। कर दें इस भर्ती के अलावा शिवेंद्र, कमिटमेंट करे ना सरकार, तब तक आप लोग 58 साल के हो जाएंगे। हाँ बोलो। जी सर बिल्कुल सर, मैं सहमत हूं सर। लेकिन सर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन जो है वो एक दिन में दाखिल हो जाएगी और माननीय तीनों जजों को उस पर केवल विचार करना है, उस पर कोई जिरह नहीं होनी है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह, 18 जून से लेकर के कोर्ट बंद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय बंद हो रही है। अगर उससे पहले उस निर्णय पर पुनर्विचार हो जाए और पद रिजर्व जो किए गए हैं उनको खोल दिया जाए तो 67,867 की चयनित सूची है उनमें से प्रपत्रों की जांच करके जो प्रपत्र दस्तावेज सही पाए जाएंगे उनको नियुक्त कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने एक जगह बयान दिया था कि यदि किन्हीं कारणों बाद में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय यह फैसला देता है और कुछ अभ्यर्थी बढ़ते हैं तो उन्होंने कहा था कि पदों की कमी नहीं है, सरकार पद को बढ़ा भी सकती है और अन्य अभ्यर्थियों के लिए भी वो रास्ता बना देंगे। तो ये बात उन्होंने इसी R9 चैनल के माध्यम से बयान दिया था। तो इस वजह से हम ये चाह रहे हैं कि जो 67,867 की सूची माननीय योगी सरकार जी ने जारी की है वो समस्त चयन एक साथ पाए। टुकड़ों में सर बांट के भर्ती अगर मिलती है तो उससे निराशा ही होगी। क्यों भाई, निराशा क्यों होगी?
अन्य केस हो गए, सब लोग ट्रेन में एक ही और साथ सर जो चढ़ोगे। अन्य केस की बात निकल करके आ रही है, तो सर अन्य केस जब बंद रहेगा न्यायालय तो उतनी जल्दी केस कोई भी दाखिल होकर के उस पर कोई प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक ठीक है, ठीक आगे जितना आपका ठीक समय आगे लगेगा, अरे उतने रुको ही भाई, ज्यादा केस इस भर्ती शुभम पर होते जाएंगे। शुभम रुकिए बेटा, नहीं तो आपकी हाई कोर्ट पे मुझे सिफारिश करनी पड़ेगी कि इन्हें मानद महाधिवक्ता नियुक्त करो, है ना, बिना वकालत के ही। थोड़ा रुको, एक मैं दोनों राजनीतिक लोगों से एक टिप्पणी लूं, उससे पहले एक बात जरूर, जो शिवेंद्र कह रहे हैं ना कि नहीं फिर कोर्ट बंद हो जाएगा, इतनी जल्दी मुकदमा नहीं हो पाएगा, मैं इस बात से सहमत नहीं। मैं उत्तर प्रदेश में मुकदमा करने वालों की क्षमता को दंडवत प्रणाम करता हूं। ऐसी अद्भुत, अटूट, अदम्य क्षमता विश्व में कहीं किसी के पास नहीं। उदयवीर जी, मनोज जी, दोनों से यही सवाल लूंगा। आपको पता है दोनों को इलाहाबाद और लखनऊ में जैसे ही ये शिवेंद्र और शुभम जैसे बच्चे उतरते हैं झोले के अंदर फाइल लिए, वकीलों के जो गुमाश्ता वहां रहते हैं स्टेशन पे, वो इनको तुरंत पूरी खिलाते हैं और मिठाई। वो कहते हैं अब आ गया, अब चलेगा अपना काम। जितनी कमाई शिक्षा विभाग से हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार की, उतनी किसी से नहीं हुई मित्र। उदयवीर जी, छोटी सी टिप्पणी इस पर चाहूंगा। गरीब सूबा, गरीब छात्र खेत बेच के वकील को पैसा भर रहा है, दिल्ली में भी और इलाहाबाद में भी। उदयवीर जी, छोटी सी टिप्पणी इस पर आपसे और मनोज जी से। अमिताभ जी, न्यायिक प्रक्रिया को तो मैं नहीं रोक सकता, न सरकार रोक सकती है। सरकार अनुरोध कर सकती है न्यायिक प्रक्रिया में इस तरह कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि वन टाइम अगर कोई शिकायत भी हो तो वन टाइम शिकायत किसी भर्ती की आ जाए। लेकिन जो पूरा ये 69,000 का और सुप्रीम कोर्ट का मामला, उसमें मैं एक लाइन की सलाह आपको देना चाहता हूं, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको एक राय दूं। जी देखिए, ऐसा है, शिक्षक जो शिक्षा मित्रों का मसला है, वो पहले अटल जी की केंद्र की स्कीम के तहत लगाए गए, उत्तर प्रदेश सरकार में अखिलेश जी ने उनको रेगुलराइज किया, वो मामला कोर्ट में गया और इनको चुनाव से पहले वादा किया गया। पर्याप्त पद हैं सरकार के पास, शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि हम पे और पद हैं, तो इन शिक्षा मित्रों के लिए सरकार चाहे तो कैबिनेट में डिसीजन लाके कोई और पद लेकर शिक्षा विभाग में इनको समायोजित करे और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे कि हम शिक्षा मित्रों को सबको समायोजित कर रहे हैं। वो 10-10, 12-12 साल से वो भी लोग पढ़ा चुके हैं। 1,500 से ज्यादा शिक्षा मित्र आर्थिक परिस्थितियां खराब हो जाने के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। ठीक बात। इन सब बातों पे बहुत आंदोलन चला है, हमने भी बहुत अटेंड किया है, उनकी मदद करने की कोशिश की है। ले आए और इन 69,000 भर्तियों को शिक्षा मित्रों की समस्या से अलग करें अपना वादा पूरा करके, और 69,000 पे ईमानदारी बेईमानी का जो भी मानक है सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि कोर्ट में चली गई है, उसके आधार पे आगे बढ़े। ठीक बात, अच्छी बात, अच्छी सलाह। ठीक है, ठीक है उदयवीर जी, ठीक है, समय कम है। मनोज जी, वही टिप्पणी आपसे चाहता हूं। गरीब बच्चा आता है नौकरी के लिए और नौकरी तो मिलती नहीं, खेत बिक जाता है वकील की फीस भरते भरते। मनोज जी बताएं कि क्यों जी, ठीक है उदयवीर जी, रुकिए। मनोज जी, छोटी सी टिप्पणी इसी पर चाहता हूँ। जी अमिताभ जी, अभी उदयवीर जी लगातार कह रहे मनोज जी बताएं, तो मैंने इनके बारे में बताया था, अब बार बार नहीं बताऊंगा। दूसरी बात ये वास्तव में चिंताजनक है कि एक बात मेरे समझ में भी नहीं आती कि जो जिन छात्रों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो सरवाइव करे, वो वकीलों की इतनी फीस कहां से देते हैं। तो निश्चित तौर पर जो मुकदमेबाजी करते हैं उनकी कुछ तंत्र इस प्रणाली को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर जाएं आप, तो वकीलों की कीमत आपको पता है कितनी होगी, हाई कोर्ट जाए तो उनके वकीलों की कीमत कितनी होगी, और जो छात्र जाते हैं उनकी आर्थिक बैकग्राउंड वैसी नहीं होगी। इसी मामले में ये देख रहे हैं आप कि जो छात्र हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, संघर्ष कर रहे हैं, रोजी रोटी का संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कैसे किया जा रहा है, एक तो प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न यह कि सरकार प्रतिबद्ध है, जैसा कि आपने ऑनलाइन इंटरव्यू के बारे में बताया मंत्री जी के, कि हर कीमत पर 69,000 शिक्षकों को जो चयनित हुए हैं
उनको नौकरी दी जाएगी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा जाएगा और संशोधन याचिका तुरंत दायर होगी और 18 तारीख से पहले दायर होगी, ये निश्चित मानिए। ठीक है मिश्रा जी, समय थोड़ा कम है, इस माफी के चैनल साथ पर मैं आने आपको के रोक बाद। रहा हूं। मनोज मिश्रा जी, संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो चला है, अमिताभ जी के पास हम जा रहे हैं। अमिताभ जी प्लीज संपादकीय टिप्पणी। जो बात मनोज जी अंत में कह रहे थे, मैं बहुत दुख से ये बात यहां रख रहा हूं। पिछले 15 वर्षों में मैंने सुप्रीम कोर्ट में यूपी के यही बेसिक शिक्षा की भर्तियों के मसले देखे हैं। उदयवीर भाई और मनोज जी दोनों से कह रहा हूं, देश के सबसे महंगे वकीलों की टोली खड़ी हुई है, एक नहीं टोली, देश के सबसे महंगे वकील। वो वकील जिनको वोडाफोन, एयरटेल ऐसी कंपनियां हायर करती हैं अपने मुकदमों में, वो वकील खड़े हुए हैं। या तो घर बिके होंगे, और अगर घर नहीं बिके तो फिर जो मनोज जी कह रहे हैं वो भी एक संभावना है, वरना उनकी फीस कैसे जा सकती है? उनकी फीस हमको मालूम है। मैं माननीय वकीलों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो भारत के सबसे महंगे वकीलों में शुमार हैं लोग, और सालों साल वो हर पेशी पर पैसा उनका तय है, तारीख बढ़ जाए मुकदमे वाले का दुर्भाग्य, उनके अकाउंट में उतना पैसा आपको देना होता है। इतनी महंगी लड़ाई तो भारत ने कहीं देखी नहीं होगी। जब जमींदारों जागीरदारों के मुकदमे हुए आजादी के समय, तब भी इतनी महंगी लड़ाई नहीं लड़ी गई जिसमें मोतीलाल नेहरू जैसे लोग भी वकालत करते थे। जितनी महंगी लड़ाई यहां हो गई, ये पीड़ा का विषय है, ये संताप का विषय है, ये चिंतन का विषय है, और ये जांच का भी विषय है। उतने महंगे वकील और उतनी महंगी फीस का इंतजामात कहां से हुए, और अगर ये हमारे बच्चों ने पेट काट कर किए तो ये हम सब के लिए शर्म का विषय है। दूसरी बात मैं कहूंगा, 3 सुझाव है मेरे सरकार के लिए। यह सुनिश्चित करें कानूनी तौर पर, पुख्ता तौर पर, कि जिस दिन विज्ञापन जारी होगा उस दिन से कैलेंडर में देख के 180 दिन के भीतर ज्वाइनिंग हो जाएगी। यह नियम लागू हो और सख्ती के साथ लागू हो। जो इसमें अवरोध करे उस पर रासुका तत्काल लगाए। वो सचिव हो, अवर सचिव हो, मुख्य सचिव हो, कोई सचिव हो किसी विभाग का, उसको भी भेजो जेल भाई, जो इसमें अवरोध करे। बार बार निर्देश और मानक बदले नहीं जाए, उनसे भी मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। एक बार देख दाख करके बनाओ ड्राफ्टिंग, सोमवार मंगल बुध के आधार पर उसमें परिवर्तन मत करिए। इस तमाशे से भी बहुत नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश का। 15-20 भर्ती तो मुझे याद है, 15-20 भर्ती हर विभाग की, गन्ना पर्यवेक्षक से लेके और सहायक कोषागार तक मैं बता दूंगा। केवल बेसिक का ही मसला नहीं है, और आबकारी पुलिस का मसला, यह अधिकारियों ने बंटाढार कर दिया। वो जो सचिवालय में बैठे हैं चश्मा लगाए, वो अपना गोल गोल ऐसा घुमा देते हैं कि मुकदमेबाजी के लिए एक राह खुल जाती है, हाईवे खुल जाता है, बोले चलो भाई मुकदमा करो। एक तो ये। दूसरा मैं कहता हूं, चूंकि उत्तर प्रदेश में भर्ती की जो व्यवस्था है वो पिछले 2 दशकों से कोरोना पीड़ित है, और सीवियरली कोरोना पीड़ित है। L1 के लेवल की कोरोना पीड़ित है, L4 A4 नहीं, सॉरी A1 का जो हॉस्पिटल है उसमें उसका इलाज चलना चाहिए, पूरी भर्ती व्यवस्था का हर विभाग में। तो उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा सुझाव है, कुछ समय के लिए ऐसा क्या हो सकता है, ये उदयवीर जी बेहतर बता सकते हैं, मनोज जी बेहतर बता सकते हैं, लोग शासन के हिस्से रहे हैं और हैं। क्या ऐसा संभव है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनौपचारिक तौर पर या औपचारिक तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहे कि हुजूर, भविष्य में हमारी जो टीचर भर्ती की प्रक्रियाएं हैं, हम चाहते हैं इनके सारे चरणों का आप मॉनिटरिंग कर लें। जो भी बाबू तैयार करें लिखा पढ़ी, चीफ जस्टिस के पास ले जाएं, उनसे मोहर लगवा के लाएं कि ओके है कि नहीं। जी, यही करना पड़ेगा, तभी मुकदमेबाजी रुक सकती है। अन्यथा तो भारांक, गुणांक, मूलांक, क्षैतिज आरक्षण हो गया काम, गई भर्ती। और सबसे बड़ी बात जो अजय जी कह रहे थे, स्कूलों का मतलब कैसे पूरा होगा, उनका अर्थ कैसे बनेगा,
बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब 2 लाख पद खाली होंगे? इस रास्ते से तो फिर भर्ती नहीं होती। आज ये नहीं सेलेक्ट हुए तो ये मुकदमा करेंगे, कल वो नहीं सेलेक्ट होंगे तो वो मुकदमा करेंगे, जो सेलेक्ट नहीं होता वो कहता गलत भर्ती है। इसका कोई लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी, सख्ती के साथ खींचनी होगी, और भर्तियां निरस्त कर रद्द करना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये लाखों लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। न्याय के साथ, जांच के साथ, कदाचार के दोषियों को दंड देने के साथ ईमानदार रूप से चयनित हुए बच्चों को नौकरी मिले, नियुक्ति पत्र मिले, मैं इस पक्ष में खड़ा हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मिश्रा जी, आपका, उदयवीर सिंह, शुभम और शिवेंद्र जी, अजय कुमार जी, अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 6 जनवरी 2019 को भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई थी और 6 जनवरी 2019 के बाद आज की तारीख देख लीजिए, अभी तक कोर्ट कचहरी के आंगन में ही ये भर्तियां घूम रही हैं और स्कूलों में शिक्षक की कमी है, ये तमाम रिपोर्ट्स बताती हैं। इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।